हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के अपने इस प्रोग्राम में आज हम लोग का क्लास 3 है और आज हम लोग पिछले दिनों में हम लोग कुल 40 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस पढ़ चुके थे और आज हम लोग उसमें 30 ऐड करते हुए 70 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा टारगेट है कि पेपर के पहले आपको 500 इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनको आपको करा दिए जाएँ और उनका डिस्कशन कर दिया जाए ताकि आप पेपर में करंट के जो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल सके। दोस्तों, आज हम लोग 40 to 70 क्वेश्चन को हैंडल करेंगे और ये हम लोग का एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो कि यूपीएससी हिंदी के टीम के द्वारा चलाया जाता है। इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो कि न्यू बैच है इसका वो 15 अक्टूबर से स्टार्ट है और आफ्टर प्रीलिम्स यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के तुरंत बाद इसको स्टार्ट किया जाएगा। आंसर राइटिंग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आपको 9711143850 इस पे व्हाट्सअप कर देना होगा, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, इसमें यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों की सेपरेट बैच है। हमारी विशेषताएं देख सकते हैं कि विशेषज्ञों के द्वारा आपकी कॉपी चेक की जाएगी, माइक्रो एवं मैक्रो एनालिसिस उसका किया जाएगा, ग्राफ, केस स्टडी, इन सब का यूज कैसे करें ताकि मेंस में मार्क्स आपके अच्छे आ सकें। दोस्तों, हिंदी मीडियम के हाल के दिनों में देखें तो हम लोग यूपीपीसीएस में भी रिजल्ट घटने लगे हैं। यही देखते हुए हम लोगों ने यूपीपीसीएस के लिए आंसर राइटिंग का पूरा सेपरेट बैच स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। तो दोस्तों, जो 41 नंबर क्वेश्चन है वो है कि भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहाँ स्टार्ट की गई। तो ये क्या है, डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा। ये देखेंगे हम लोग कि भारत की पहली ऐसी सर्विस है, तो इसलिए पेपर में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। तो भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा जो है वो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्टार्ट की गई है। हम लोग ध्यान देंगे जो पश्चिम बंगाल के जितने भी इनिशिएटिव होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीपीसीएस में खास तौर पे, तो इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है वंदे उत्कल जननी। ये एक वंदे उत्कल जननी जो है ये पेपर में आ सकता है कि ये क्या है। तो दोस्तों, ये उड़ीसा का राज्य गान का दर्जा अभी हाल ही में दिया गया है, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है वंदे उत्कल जननी को हाल ही में किस राज्य ने राज्य गान का दर्जा दिया है। तो आंसर है उड़ीसा ने। तो उड़ीसा ने इसको राज्य गान का भी हाल ही में दर्जा दिया है और इसके जो रचनाकार हैं, जो इसके रचयिता हैं वो हैं कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्र। लक्ष्मीकांता महापात्र ने इसकी रचना की है। इसमें दो इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो हो गया कि ये इसे राज्य गान का दर्जा किस स्टेट ने दिया है, तो इसका आंसर है उड़ीसा ने दिया है। और दूसरा हो गया कि इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता लक्ष्मीकांता महापात्र हैं, लक्ष्मीकांता महापात्र हैं। थर्ड क्वेश्चन जो कि दोस्तों रेलवे से रिलेटेड है और रेलवे का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अभी हाल के दिनों में आया है कि रेलवे ने अपना पहला रेल भोजनालय जिसका नाम है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किया है। तो वो किस स्टेशन पे शुरू किया है, यानी जो रेलवे ने अपना पहला रेल भोजनालय रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किया है, हम देखेंगे कि वो आसनसोल रेलवे स्टेशन जो कि बंगाल में है, तो यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों बंगाल के बारे में हम लोग एक फैक्ट और याद किए हैं कि यहाँ पे डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा स्टार्ट की गई है। सेकेंड हम लोग देख लिया कि जो बंगाल का आसनसोल रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे भारतीय रेलवे ने अपना पहला रेल भोजनालय रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में चाइना के साथ हमारा तनाव बरकरार है और गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए कुछ कड़े डिसीजन लिए जिनमें हम लोग कई चाइनीज़ ऐप को बैन किए। स्टार्ट में हम लोग देखेंगे कि 59 चाइनीज़ ऐप को हम लोग बंद किए थे, जिनमें कई मशहूर ऐप भी थे जैसे टिकटॉक। तो इस तरह से कई चाइनीज़ ऐप थे। बाद में हम लोगों ने 47 अभी रिसेंट में लगभग 15 दिन पहले 15 डे पहले हम लोग कह लें कि जुलाई लास्ट के करीब में हम लोग एक और 47 इनके ऐप को बंद किए। रिसेंट में कुछ और ऐप बंद किए गए हैं। तो हम लोग ध्यान दे देंगे कि टोटल जो ऐप है अभी रिसेंट में दोस्तों कुछ और ऐप्स बंद किए भी जाएंगे। तो एक बार ओवरऑल जब टोटल चीनी ऐप पे प्रतिबंध कर दिया जाए तो एक बार काउंट कर लेने का काम है कि कुल कितने ऐप बैन किए गए। तो ये एक बार दोस्तों आप लोग देख लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि तनाव जो है वो हमारा कंटिन्यू उनके साथ बरकरार चल रहा है। तो ऐसे में
नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए कुछ और ऐप प्रतिबंधित किए जाएं, तो एक बार होमवर्क के तौर पे लास्ट में ये जरूर देख लीजिएगा कि कुल कितने चाइनीज ऐप को बैन किया गया। और इंपॉर्टेंट इसमें यह है दोस्तों कि सूचना प्रौद्योगिकी की जो धारा 69 है, इसके तहत इन ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो है कि किस धारा के तहत बैन किया गया है, तो सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 69A के तहत बंद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है दोस्तों 45 कि भारत से बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्टेब्लिश किया गया। हमको पता है कि हाल ही में भारत ने योग को विश्व पटल पर स्थापित करने में एक महती भूमिका निभाई है। और जो पहला भारत से बाहर जो दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खुला है वो लॉस एंजल्स USA में खुला है, और स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया है? स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, SVYU, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय नाम रखा गया है। लॉस एंजल्स USA में खोला गया है। अगला क्वेश्चन 46 है कि भारत का पहला कवक पार्क कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों ध्यान देंगे, जो भारत का पहला कवक पार्क है वो कुमायूं के मनुष्यारी में विकसित किया गया है। कुमायूं के मनुष्यारी में विकसित किया गया है। तो चूंकि यह भारत का पहला कवक पार्क है इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ डेवलप किया गया है? तो कुमायूं के मनुष्यारी में इसको डेवलप किया गया है। 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में नए सार्वजनिक अवकाश की शुरुआत की गई है। हाल ही में देखेंगे हम लोग कि जब हम लोग जम्मू कश्मीर का भी जो राज्य पुनर्गठन किया है, उसके बाद से हम लोगों ने 26 अक्टूबर को J&K में नए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। दोस्तों 26 अक्टूबर को क्यों किया गया है? तो ये 26 अक्टूबर का ही वो दिन था जब 1948 में जो कश्मीर है वो भारत में पूर्ण विलय इसका हुआ था। कश्मीर का पूर्ण विलय हुआ था वो 26 अक्टूबर को हुआ था। उसी डे को ध्यान में रखते हुए 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। एक इंपॉर्टेंट अगला जो है 48 क्वेश्चन, उसमें कह रहा है कि ऑल इंडिया रेलवे द्वारा संस्कृत में प्रचारित, ध्यान देंगे कि जो ये संस्कृत में प्रसारित हो रहा है, न्यू मैगजीन कार्यक्रम का नाम है। तो जो न्यू मैगजीन कार्यक्रम AIR हाल ही में ऑल इंडिया रेलवे ने प्रसारित किया वो है संस्कृत में है, और इस कार्यक्रम का जो नाम रखा गया वो है संस्कृत साप्ताहिकी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि AIR द्वारा संस्कृत में प्रसारित होने वाले न्यू मैगजीन कार्यक्रम का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम है संस्कृत साप्ताहिकी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गवर्नमेंट संस्कृत को फिर से इम्प्रूव करने की थोड़ी कोशिश कर रही है, तो ये देखेंगे हम लोग। अगला है क्षेत्रीय परिषदें, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल के दिनों में कई बार न्यूज में रहा क्षेत्रीय परिषदें। तो हम लोग देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 है, इसके तहत इसका निर्माण किया गया, यानी ये संविधान में मेंशन नहीं है, संवैधानिक नहीं है। स्टार्ट में कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें थी, बाद में एक पूर्वोत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद ऐड किया गया, यानी अब कुल 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं। और जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वो होम मिनिस्टर, जो भारत का गृह मंत्री होता है, वो क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम पे है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ऊपर है। और हम देखेंगे कि हाल ही में विश्व वन्यजीव कोष जो इंडिया की है, इसने विश्वनाथन आनंद को इसका एम्बेसडर बनाया है। पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम जो है इसको विश्व वन्यजीव कोष जो इंडिया है, इसने विश्वनाथन आनंद को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। और विश्व वन्यजीव कोष जो है ये ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व वन्यजीव कोष दोस्तों याद रखेंगे कहाँ पे स्थित है? तो यह ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो अगला है, यानी इस तरह से हम समझ सकते हैं पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम से कौन संबंधित है? तो विश्वनाथन आनंद। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मैचिंग के लिए भी दोस्तों आ सकता है। तो हम लोग पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ये इंपॉर्टेंट रखेंगे। और हम देखेंगे विश्वनाथन आनंद जो है वो चेस से रिलेटेड है, शतरंज से संबंधित है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश को जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी सौंपी है? तो दोस्तों जो हॉकी की हमको मेजबानी सौंपी गई है वो ध्यान देंगे, पहली बात है कि जूनियर पुरुष है ना कि सीनियर है। हॉकी विश्व कप 2021 वर्ड पकड़ेंगे और इसकी मेजबानी भारत को सौंपी गई है। तो यानी 2021 का जो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप होगा वो कहाँ पे होगा दोस्तों? तो भारत में होगा।
देश का पहला प्लाज्मा बैंक, हाल के दिनों में कोविड-19 के ड्यूरेशन में हम लोग देखेंगे प्लाज्मा बैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, काफ़ी चर्चा में रहा है। न्यू दिल्ली में शुरुआत किया गया है और इस कार्यक्रम जो स्टार्ट किए हैं वो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो इस तरह से हम देखेंगे कि नई दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखें यक्षगान, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, एक लोक नाट्य है यक्षगान हम लोग देखेंगे और ये कर्नाटक का एक लोक नाट्य है। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि कर्नाटक का एक लोक नाट्य है और हम देखेंगे इसकी अपनी स्वयं की एक शैली है, यानी ये किसी की नकल नहीं है, किसी पे बेस्ड नहीं है। तो यक्षगान की अपनी स्वयं की शैली है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तानी शैली है दोस्तों और जो कर्नाटका शैली है, इन दोनों से वो डिफरेंट है, इन दोनों से वो क्या है, डिफरेंट है, इन दोनों से वो अलग है। तो यक्षगान कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है। विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी, जो 54 नंबर क्वेश्चन है, जिन्हें प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड दिया गया। कौन से अवार्ड दिया गया दोस्तों? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड दिया गया है, तो वह है रानी रामपाल को। विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी जिन्हें प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2019 का, वो कौन है? रानी रामपाल है। अब दोस्तों यहाँ पे एक होमवर्क कर लीजिए कि रानी रामपाल किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है। और आसान है क्योंकि ऊपर लिखा भी है कि हॉकी खिलाड़ी है, तो रानी रामपाल हॉकी से रिलेटेड है। नई शिक्षा नीति नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है और अभी हमको पता है कि रिसेंट में ये आई है और इसमें कई सारे व्यापक चेंजिंग किए गए हैं और ऐसा माना गया है कि इस शिक्षा नीति में रटने की जगह सीखने पे जोर दिया गया है। हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो कमेटी है, जो हमारे इसरो के पूर्व चीफ भी रह चुके हैं, इनके द्वारा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। मानव संसाधन, इसमें एक प्रावधान ये है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपना, उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। और जो हमारा अब तक का एजुकेशन का 10+2 मॉडल चल रहा था दोस्तों, 10+2 मॉडल चल रहा था, अब उस मॉडल को चेंज करके 5+3+3+4 मॉडल लेके आ गया है, जिसमें जो 1 और 2 के पहले 3 जो होगा वो प्री स्कूलिंग एरा होगा, जिसमें हम देखेंगे कि एक नर्सरी होगा, उसके बाद से केजी होगा, यूकेजी होगा और एलकेजी होगा, केजी होगा और यूकेजी होगा, मतलब। और इसके बाद से इस थर्ड में 2, 3, 4 है, इसमें सॉरी दोस्तों, इसमें 5 में जो है देखेंगे हम 3 प्री स्कूलिंग है और इसमें 1 और 2 शामिल है, 1 और 2 शामिल है। उसके बाद से इसमें देखेंगे हम लोग तो 3, 4, 5 शामिल है, इसमें 6, 7, 8 शामिल है और इसमें 9, 10, 11, 12 शामिल है। तो ये हम देखेंगे 5, 3+4 मॉडल क्या है ये हम लोग समझ लिए। उच्च शिक्षा में पंजीकरण को टारगेट किया गया है कि जो हायर एजुकेशन हमारा देखेंगे अभी जो हमारा हायर एजुकेशन का पंजीकरण है वो नियर अबाउट 25% से बिलो है। तो इसका टारगेट रखा गया कि 2035 तक इसको उच्च शिक्षा में जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, जो हमारा पंजीकरण है, उसको 50% पहुंचाने का एक टारगेट रखा गया है। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि नई शिक्षा नीति में 50% उच्च शिक्षा में पंजीकरण का टारगेट किस ईयर तक अचीव करने की टारगेट रखी गई है? तो 2035 दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की गई है, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की गई का सुझाव दिया गया है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का सुझाव दिया गया है। तो 2 सुझाव इसमें दिए गए हैं, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना, पहला है अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना, दूसरा है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ताकि भारत में रिसर्च जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो हम लोग देखेंगे नई शिक्षा नीति ये हो गई। और नई शिक्षा नीति को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य बना है कर्नाटका। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान देंगे कि कर्नाटका नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला स्टेट बना है। अगला दोस्तों कोविड-19 के ड्यूरेशन में हम देखेंगे गरुड़ पोर्टल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ है, काफ़ी चर्चा में रहा है गरुड़ पोर्टल। तो आइए गरुड़ पोर्टल क्या है इसको देखते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं। गरुड़ पोर्टल दोस्तों हम लोग देखेंगे जो गरुड़ पोर्टल है वो सबसे बड़ी बात कि गरुड़ पोर्टल का नाम क्या है? तो जी से गरुड़ में GA से ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। तो देखिए गरुड़ का पूरा नाम है गवर्नमेंट ऑथोराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। हम देखेंगे कि ये जो है जो पहल है, ये जो लॉन्च किया गया है, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है
और इसका टारगेट क्या है दोस्तों? इसका टारगेट है कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। तो केंद्र से छूट प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? राज्य संस्थाओं की सहायता करेगा। आप बस इतना ध्यान दीजिए कि दोस्तों की गरुड़ पोर्टल जो है वो ड्रोन से रिलेटेड है और ये है किसका? तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय का है। अगला दोस्तों हम लोग देखेंगे कोविड-19 के ड्यूरेशन में हम लोग देखेंगे कि एक कह सकते हैं कि एक बड़ी त्रासदी से भारत बच गया था। इसमें बड़ी घटना हो सकती थी, हालांकि बड़ी घटना हो भी गई, लेकिन हम देखेंगे कि विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक केमिकल कंपनी है, एक रासायनिक कंपनी है। इसमें एक गैस का रिसाव होता है और टोटल 11 लोग की मृत्यु हो जाती है। कई लोग इसमें हम देखेंगे कि उनको सांस की अन्य कई सारी बीमारियां पकड़ती हैं और उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन 11 लोग इसमें डेथ हुआ था, बाकी को बचा लिया गया। और वो गैस का नाम है स्टायरीन। तो स्टायरीन गैस इस बार बेहद इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांस लगभग 100% है दोस्तों, लगभग 100% है। और इस पेपर में दोस्तों इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं जिनके आने के चांस 19% प्लस हैं। तो दोस्तों इस प्रोग्राम को आप बिल्कुल देखते रहिए। 59 नंबर क्वेश्चन, #आई कमिट पहल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आई कमिट पहल क्या है? तो देखते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, इस पहल को इसी दिन स्टार्ट किया गया, शुभारंभ किया गया। तो कब शुभारंभ किया गया दोस्तों? तो #आई कमिट पहल को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन स्टार्ट किया गया। और ये क्या है? तो ये नवीकरणीय राज्य मंत्री RK सिंह के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये राज्य मंत्री दोस्तों ध्यान देंगे, ये नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, ऊर्जा मंत्री के द्वारा नहीं, ये ऊर्जा राज्य मंत्री के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। #आई कमिट पहल। तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि #आई कमिट पहल जो है इन्वायरमेंट से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन इसको स्टैब्लिश किया गया है और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो राज्य मंत्री हैं RK सिंह, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। एशिया का सबसे बड़े सोलर प्लांट, ध्यान देंगे दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कितने मेगावाट का है? 750 मेगावाट का है। तो पहला तो यही पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट अभी हाल ही में स्थापित किया गया वो कितने मेगावाट का है? तो 750। इसको स्टेब्लिश किया गया है तो रीवा MP में किया गया है और रीवा जिला है और उस जिले की जो गुड़ तहसील है वहाँ पे इसको स्टेब्लिश किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट एक बुक है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट बुक है। कल 2 बुक्स हम लोग पढ़े थे, आज एक तीसरा बुक पढ़ते हैं, इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लास्ट ग्लोरी। इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लास्ट ग्लोरी। ये अरविंद पनघटिया का ये बुक है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे, अरविंद पनघटिया का ये बुक है इंडिया अनलिमिटेड रिक्लेमिंग द लास्ट ग्लोरी। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन अनुसूचियों पे है दोस्तों। हम लोग GS में अनुसूचियाँ पढ़ भी रहे हैं और हम लोग नियर अबाउट मैक्सिमम सारी अनुसूचियाँ पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि भारत की 8वीं अनुसूची जो इस बार करंट के में काफ़ी चर्चा में थी, तो इसलिए हम लोग इसका पूरा अनुसूची का एक बैकग्राउंड 8 के साथ, आर्टिकल जो अनुसूची 8 है उसके साथ देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तो मेन में केवल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन कुल 4 संशोधन के माध्यम से संशोधन आर्टिकल जो किया गया था वो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कुल 4 अनुसूचियों को शामिल किया गया, 9th, 10th, 11th और 12th। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान देंगे। आगे हम लोग आते हैं कि इस वक्त जो 8वीं अनुसूची है वो है 22 भाषाएं इसमें हैं और जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था तो इसमें केवल 14 भाषाएं थी। इसमें कुल केवल 14 भाषाएं थी, यानी मूल रूप से तो इसमें केवल 14 हैं, यानी कुल 8 लैंग्वेजेस को इसको हम लोग समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके जोड़े हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें कुल 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कुल 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल अनुसूची 8 में किया गया है। हम देखेंगे आर्टिकल 21, आर्टिकल 70 दोस्तों आर्टिकल नहीं 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन।
दोस्तों याद करना बहुत आसान है। अगर हम लोग 21 में 71 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट आएगा 92। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और जो रिजल्ट आएगा 92वां संविधान संशोधन, ये तीनों संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में किए गए। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से एक सब्जेक्ट सिंधी जोड़ा गया, यानी आर्टिकल 21 से सिंधी जोड़ा गया। 71 से कुल 3 संविधान संशोधन जो लैंग्वेज है वो जोड़े गए। उसमें है कोंकण पहला है, मणिपुर दूसरा है और नेपाली तीसरा है। तो नेपाली लैंग्वेज को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया दोस्तों? तो 71 में जोड़ा गया था। आगे हम लोग देखेंगे बोडो जो 92 में है उसमें 4 जोड़े गए, बोडो, सेकेंड डोंगरी, थर्ड मैथिली और फोर्थ संथाली। तो यहाँ भी हम लोग देखिए दोस्तों, तो पहले में 1 जोड़ा गया, दूसरे में 3 जोड़ा गया और तीसरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुल 4 जोड़ा गया। तो देखिए यहाँ पे भी ऑर्डर बन रहा है और यहाँ भी ऑर्डर बन रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपको अब ये कभी नहीं भूलेगा। 21 में सिंधी जोड़ा गया था, 71 में कोंकण, मणिपुरी, नेपाली जोड़ा गया था, 92 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली इसको जोड़ा गया था। आगे आते हैं दोस्तों 63rd नंबर क्वेश्चन। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई किसान धन मोबाइल ऐप जो कि किसान के लिए, किसानों की सुविधाओं के लिए, एग्रीकल्चर के लिए स्टार्ट किया गया है। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो HDFC बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। HDFC बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कल दोस्तों बैंक पे एक हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे कि एक बैंक था भारतीय बैंक जिसके 1.1% शेयर को एक चाइनीज बैंक ने खरीदा था। तो उस बैंक का नाम बताइए और उस चाइनीज बैंक का नाम हमको कमेंट बॉक्स में बताइए जिसने भारत की इस बैंक का 1.1% शेयर खरीदा था। दोस्तों इसका जो डिस्कशन हम लोग कल के दिनों में किए हैं। 64th नंबर क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किस संपूर्ण महाद्वीप को, ध्यान देंगे दोस्तों, किस संपूर्ण महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया गया? तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि हाल ही में WHO ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया और वो जो लास्ट देश है वो नाइजीरिया को घोषित किया। बाकी सारे देश को तो इसके पहले पोलियो मुक्त घोषित कर चुका था। एक ही कंट्री बचा था और वो कंट्री था नाइजीरिया। अभी रिसेंट में पिछले कुछ दिनों पहले नाइजीरिया को भी पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया और इस तरह पूरी अफ्रीका महाद्वीप इस वक्त पोलियो मुक्त घोषित की जा चुकी है। 64th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नमत बसई कार्यक्रम पेपर में दोस्तों आ सकता है कि नमत बसई कार्यक्रम किस राज्य का है? तो ये केरल राज्य का है। और इसका टारगेट क्या है इस कार्यक्रम का? तो इस कार्यक्रम का टारगेट है कि जो जनजातीय बच्चे हैं जो कि समाज की मुख्य धारा के हाशिए पे हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में लेके आया जाए। उनके लिए मातृभाषा में उनको पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि उनको मदर लैंग्वेज में एजुकेशन देंगे तो वो एजुकेशन जो आधुनिक एजुकेशन है उसको लेंगे और इस तरह से जो जनजातीय बच्चे हैं वो समय के साथ मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकेंगे। तो दोस्तों नमत बसई कार्यक्रम केरल का है। भारत की पहली मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक कहाँ स्टेब्लिश की? तो भारत की पहली मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक पुणे में स्थित की गई। इस चीज़ को ध्यान देंगे दोस्तों कि भारत की पहली मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक जो है वो पुणे में स्थित की गई है। 12वां दक्षिण एशियाई सम्मेलन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। 12वां दक्षिण एशियाई सम्मेलन कहाँ किया गया? तो दोस्तों 12वां दक्षिण एशियाई सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसका जो केंद्रीय विषय था ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इसका केंद्रीय विषय क्या है दोस्तों? इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो 12वां दक्षिण एशियाई सम्मेलन जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 95% प्लस चांस है कि क्वेश्चन आए और हम लोग पहले भी बोल चुके दोस्तों कि इस पूरे सीरीज में हम उसी क्वेश्चंस को शामिल कर रहे हैं जिनके पेपर में आने के सबसे अधिक चांस, मतलब कि 95 या 90 प्लस चांस तो हैं ही हैं। तो हम लोग कोई ऐसी सामान्य सी क्वेश्चन को बिल्कुल शामिल भी नहीं कर रहे हैं। यही इसी के लिए हम लोग का पूरा विश्वास है कि इस प्रोग्राम से मैक्सिमम आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चंस फंस जाएंगे। हालांकि दोस्तों कोई प्रोग्राम अंतिम नहीं होता है, इसलिए आप एक चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कोई एक करंट अफेयर, जैसे अभी हाल ही में सुनने में आया है कि घटना चक्र की दृष्टि मार्केट में आ गई है। तो दोस्तों आप घटना चक्र की दृष्टि अगर पढ़ देंगे तो और इस प्रोग्राम को पूरा देख लेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपके 100% क्वेश्चन करंट अफेयर के सॉल्व हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा अगर इस प्रोग्राम के साथ आप लोगों ने थोड़ा सा दृष्टि भी पढ़ दिया। घटना चक्र का दृष्टि दोस्तों ध्यान देंगे, दृष्टि IAS की बात नहीं कर रहे हैं, घटना चक्र की दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे दोस्तों।
आगे जो क्वेश्चन है वो है 100% घरों तक एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला राज्य है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हाल ही में एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि गांव में जो वुमेन्स हैं उनकी हेल्थ को सिक्योरिटी दी जा सके, उनको भी और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके। तो पहला जो एलपीजी गैस कनेक्शन 100% घरों तक पहुंचाने वाला राज्य बना है वो हमारा हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के बारे में तो पता है दोस्तों, आजकल बहुत न्यूज में है क्योंकि यही की और कंगना रनौत है और हाल के दिनों में हम लोग देख सकते हैं कि वो काफ़ी न्यूज में है। अगला आते हैं आर श्रीलेखा। तो आर श्रीलेखा है कौन? हम देखेंगे पर्सनालिटी पे भी क्वेश्चन आता है, व्यक्तित्व पे भी क्वेश्चन आता है, व्यक्ति पे भी क्वेश्चन आता है। तो देखेंगे कि ये केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक हैं। अब आप दोस्तों पूछेंगे कि क्या रीज़न है कि यूपी के क्वेश्चन में केरल का महिला निदेशक इंपॉर्टेंट हो जाए। तो हमको पता है दोस्तों कि केरला की जो एजुकेशन की रिपोर्ट जो आती है तो हमको पता है कि इनका साक्षरता बहुत ज़्यादा है। तो केरला एक ऐसी कंट्री है, एक ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता बहुत ही ज़्यादा है। साक्षरता बहुत ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ पे जो महिला पुरुष अनुपात है वो भी काफ़ी उच्च है। इसके बावजूद अब तक कोई महिला डीजीपी नहीं बन पाई थी, महिला पुलिस महानिदेशक नहीं बन पाई थी। और चूंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो ऐसा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आर श्रीलेखा इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं कि केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनाई गई हैं। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फीफा विश्व कप 2020 का आयोजन कतर में किया जाएगा। दोस्तों ये रहा आज का हमारा कुल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किया है। कल हम लोग 30 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और इस तरह से हम लोग के टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।